हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यावाणी में। आज हम क्लास 9th की एनसीईआरटी सोशल साइंस डिस्कस करेंगे, जिसमें सब्जेक्ट है हिस्ट्री। सोशल साइंस में भी हिस्ट्री है और हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उन्हें देखेंगे। फिर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखेंगे, बीच बीच से बनाए हुए प्रश्न भी देखेंगे और साथ में भी जो एक्सरसाइज है यानी जो अभ्यास है उन प्रश्नों को भी इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो इसमें महत्वपूर्ण एक क्लू पॉइंट हैं इस चैप्टर के, उनको देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई? 14 जुलाई सन 1789 को। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई? 14 जुलाई सन 1789 को फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। एक मिनट। तो हम लोग देख रहे थे, पहला इसमें जो बुलेट पॉइंट था वो ये था कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई सन 1789 को पेरिस शहर में हुई थी। बिल्कुल याद रखना है कि ये डेट याद रखना है। आज तो आपका एग्ज़ाम जो है 9th का वहाँ तो काम ही देगा ही, आने वाले टाइम पे जब आप कंपटीशन देंगे तो वहाँ पे भी ये काम देगा। और बिल्कुल याद रखिए 14 जुलाई सन 1789 को हुई थी। 1789 को कहाँ से? पेरिस शहर से हुई थी। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। लोगों के समूह ने बास्तील किले की जेल को तोड़ डाला और लोगों की घृणा का वो केंद्र था। जो बास्तील का किला था वो लोगों के नफ़रत का वो केंद्र था, लोगों की घृणा का वो केंद्र था बास्तील का किला। और उसको इसी दिन 14 जुलाई सन 1789 को ही तोड़ा गया, जिसकी वजह से आज जो फ्रांसीसी, जैसे हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं, उसी तरीके से जो फ्रांस है वो अपना स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाता है। और इस बार फ्रांस ने, आपको बस आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि फ्रांस इस बार जो है वो भारत के प्रधानमंत्री को अपने स्वतंत्रता दिवस पे अतिथि के तौर पे बुलाया था। तो आपको याद करने के लिए बस मैं बताया कि 14 जुलाई को फ्रांस जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और क्रांति की शुरुआत कब हुई? बास्तील का किला जब तोड़ा गया 14 जुलाई सन 1789 को। अगला है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय लुई 16वां, बिल्कुल याद रखिएगा, लुई 16 वहाँ का सम्राट था। अगला है कि फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस की वित्तीय स्थिति बहुत खराब थी और 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में विभाजित था। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 के द्वारा 5 मई सन 1789 को स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई गई। बिल्कुल डेट याद रखिए, 5 मई सन 1789 को स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई गई। और तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि 20 जून को वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हुए। तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे वो कब इकट्ठा हुए? तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि 20 जून को वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में, यहाँ पे टेनिस कोर्ट की शपथ यानी टेनिस कोर्ट की ओथ ली जाती है। तो देखिएगा, तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि 20 जून को वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए। अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था को खत्म करने का आदेश पारित कर दिया। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर नीतियों पर चर्चा करते थे और इनमें जैकोबिन क्लब सबसे सफल रहा। आगे है जैकोबिन क्लब का नेता था, बिल्कुल याद रखिएगा, जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। फ्रेंड्स, आप बिल्कुल इसको याद रखिएगा कि जैकोबिन क्लब का नेता यानी लीडर कौन था जैकोबिन क्लब का? तो रॉबेस्पियर बहुत नाम पूछता है। 1791 में नेशनल असेंबली में जो हमारा जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन था यानी संविधान, वहाँ का निर्माण किया 1791 में। देखिए, हमने देखा था कि 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इस वाली लाइन में लिखा हुआ है कि 89 to 91 मतलब लगभग 3 साल बाद नेशनल असेंबली बनती है और उस नेशनल असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन होता है। कहाँ पे? फ्रांस में। और इसका क्या उद्देश्य था? जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना वहाँ का नेशनल असेंबली में, उसका क्या उद्देश्य था?
उसका उद्देश्य था कि जो वहाँ का किंग था, जैसे लुई 16, लुई 14, लुई 15 हम लोग देखते हैं, तो वो जो उसको एब्सोल्यूट पावर थी, जो उसको एक तरीके से पूरी पावर दी गई थी, उसकी पावर पे कहीं ना कहीं उसने रिस्ट्रिक्शन लगाया, मींस अंकुश लगाया। अगला है कि 21 जनवरी 1739 को अदालत द्वारा लुई 16 को फांसी दे दी गई। वो लुई 16 जिसको एब्सोल्यूट पावर थी, जैसे ही वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ का कंस्ट्रक्ट हुआ, वैसे ही जो देखिए 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, लेकिन जो लुई 16 है उसको कब हैंग किया जा रहा है, 21 जनवरी 1793 को, और इसको लुई 16 को फांसी दे दी गई। सो फ्रेंड्स 13 नंबर है, क्या है कि 1793 को से 1794 तक की अवधि को आतंक युग कहा जाता है। जो फ्रांस है वहाँ पे 1793 टू 1794 तक की अवधि को, जो वो टाइम पीरियड है, वहाँ पे कहीं ना कहीं उसे आतंक का युग कहा जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा भी है कि कब किस से किस ईयर तक, मतलब कब से कब तक के टाइम को वहाँ का आतंक का युग कहा जाता है, तो वो कहा जाता है 1793 टू 1794। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा कि रॉबेस्पियर। आपने अभी देखा रॉबेस्पियर, जो कि रॉबेस्पियर के बारे में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें थी अभी। रॉबेस्पियर अभी हमने कहा कि आप उसको याद रखिएगा। रॉबेस्पियर जो था वो जैकोबिन क्लब का लीडर था, मैंने भी बताया था। तो जैकोबिन क्लब का वो लीडर था रॉबेस्पियर। और अभी देखिए फिर से रॉबेस्पियर के बारे में कुछ बुलेट पॉइंट आया है कि रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को सख्ती से लागू किया। जैकोबिन क्लब का ये लीडर था और अपनी जब ये पावर पे आया, इसको थोड़ी बहुत पावर मिली, तो इसने इसकी जो पॉलिसी थी वो बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया। और फिर फाइनली क्या हुआ, जुलाई 1794 में उसे दोषी करार दे दिया गया। मीन्स कि जो पावर पे आ रहा है, कहीं ना कहीं वो पावर को अपने आप एक तरीके से पावर को कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए उसको लास्ट में उसको दोषी पाया गया, और उसकी वजह से उसको क्या कर दिया गया, गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। गिलोटिन आप देखेंगे आपकी बुक में गिलोटिन का साइन बना होगा। ये एक लोहे का वो रहता है धारदार, और वो ऊपर से आता है सीधा, उसमें बीच में गला रख के और सीधा उसके गले को काट दिया जाता है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट है 15 नंबर, डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता को ने फौजी तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट का उदय किया। कहते हैं कि फ्रांस में इतनी ज़्यादा उथल पुथल थी उस टाइम पे कि, और जो भी चेंजेस होते थे फ्रांस में, जो भी चेंजेस होते थे। सो फ्रेंड्स एक मिनट, मैं इसको बंद कर देता हूँ अपने मोबाइल, सो जिससे आपका डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये है कि नेपोलियन, हाँ हम ये देख रहे थे कि डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने फौजी तानाशाह, एक फौजी तानाशाह था, यानी डिक्टेटरशिप जिसे कहते हैं। डिक्टेटर था कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। और कहीं ना कहीं जब इतनी प्रॉब्लम्स होती है तो कोई ना कोई एक मसीहा बन के निकलता है, और वहाँ पे एक मसीहे के नाम आप देख रहे हैं कि वो है कहीं ना कहीं डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। और वो ऐसे ऐसे लोगों को सपने दिखाता है, लगता है कि यही है जो फ्रांस का कहीं ना कहीं कर्णधार कर सकता है, कर्णधार बन सकता है, उद्धार कर सकता है। सो एक नाम बहुत ही बड़ा नेपोलियन बोनापार्ट, इसका उदय होता है। आगे हम देखते हैं कि नेपोलियन ने 1804 में स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। तो बिल्कुल आपको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेपोलियन ने अपने आप को किंग कब डिक्लेयर किया। तो ये है 1804 की, ये 1804 का टाइम है जब नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का सम्राट डिक्लेयर कर दिया। आगे है कि यही नेपोलियन, देखिए 1804 में, ये 1804 में क्या हो रहा है, फ्रांस का ये कहीं ना कहीं किंग बन रहा है, सम्राट बन रहा है। और यही नेपोलियन बोनापार्ट 1815 में वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू होता है, और उसमें ये डिफीट होती है, इसकी हार होती है, और इसको एक आइलैंड में भेज दिया जाता है जहाँ पे इसकी मौत हो जाती है। तो 1815 में वाटरलू की लड़ाई होती है और नेपोलियन यहाँ से, नेपोलियन की कहानी ख़त्म हो जाती है 1815 में। फिर अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न बनाए गए हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल आप इन्हें बिल्कुल अटेंशन होके इनको देखिए। एक अंक वाले प्रश्न हैं। पहले, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो अभी हमने डिस्कस किया था फ्रांस की क्रांति के समय
एक सेकंड फ्रेंड्स, हाँ, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो हमने देखा लुई 16 था, बिल्कुल यहाँ पे आपको ध्यान देते हैं। देखा हमने कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, मीन्स फ्रांस की जो क्रांति थी, वो उस समय पे फ्रांस का सम्राट कौन था? तो हमने देखा कि जो फ्रेंच का जो एक तरीके से सम्राट था, किंग था, वो था लुई 16। फिर अगला है कि 18th सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट्स में बटा हुआ था? तो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। फिर फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि कुलीन वर्ग क्या है? कुलीन वर्ग क्या है? प्रश्न 3 है, कुलीन वर्ग क्या है? अमीर वर्ग को कुलीन वर्ग कहा जाता था फ्रांस में, और यह द्वितीय स्टेट का वर्ग था। जो कुलीन था वो द्वितीय स्टेट में आता था। फ्रांसीसी समाज का कौन सा वर्ग अभी कर चुकाता था? पूछ रहा है कि कौन सा समाज था, जैसे को 3 स्टेट में बता था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट में। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा स्टेट था, जो कौन सा वर्ग था जो टैक्स पेयर करता था? तो वो था थर्ड स्टेट, मीन्स तीसरा वर्ग। फिर अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये पुस्तक कौन लिखा है? इस बुक के राइटर कौन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के? तो वो है रूसो। बहुत ही फेमस नाम है ये, रूसो। फ्रेंच रेवोल्यूशन में सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी रचना है, इनकी पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि लुई 16 का संबंध किस राजवंश से था? तो इसमें लिखा है बूढ़े राजवंश, हालांकि बूढ़े नहीं, बूर्वा राजवंश नाम था, जो बूर्जुआ राजवंश, तो वहाँ से था। आगे है फ्रांस का राष्ट्रगान जो मार्सिले था, बिल्कुल इसे याद रखिएगा आप। ये प्रश्न पूछता है कि फ्रांस का राष्ट्रगान क्या था? मार्सिले। किसने लिखा था? तो ये थे कवि रॉजर द लाइल ने। कवि रॉजर द लाइल ने, रॉजर द लाइल ने क्या लिखा? मार्सिले। ये मार्सिले क्या है? फ्रेंच का राष्ट्रगान है। तो फ्रेंड्स अगला है गिलोटिन क्या था? तो गिलोटिन 2 खंभों के मध्य लटकती आरे वाली मशीन थी, मैंने अभी आपको बताया था। तो उसी में जो आपका जैकोबिन क्लब का लीडर था, अभी हमने बताया था रॉबेस्पियर, उसको गिलोटिन कर दिया गया था। मीन्स कि 2 खंभों के मध्य लटकते आरे वाली मशीन थी, उसके बीच में उसका सर रख के कलम कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट्स जनरल क्या थी? तो स्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट्स अपने प्रतिनिधि भेजते थे। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है कि फ्रांस में 1794 तक चलने वाली मुद्रा का नाम क्या था? तो लीवे, लीवर्स या लीवे वहाँ की क्या थी? करेंसी थी। उपज का 10वां भाग जो चर्च द्वारा कर लिया जाता था, तो जो वहाँ का उपज थी, उपज का जो 10th पार्ट था, 10th पार्ट जो चर्च द्वारा लिया जाता था, उसको क्या नाम था? उसका नाम था टाइद। बिल्कुल याद रखिएगा, चर्च को जो टैक्स दिया जाता था उसका 10th पार्ट जो चर्च को टैक्स के रूप में पे किया जाता था, वो उसे कहते थे टाइद। और जो किंग के पास जाता था उसको कहते थे टाइल। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, चर्च को देने वाला टाइद था, और जो राजा के पास जाता था, जो राज्य में जाता था, वो था टाइल। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्टेट से क्या अभिप्राय है? क्या मतलब है स्टेट का? तो फ्रांस में समाजी हैसियत, जो सोशल एक तरीके से हायरार्की थी, तो सामाजिक हैसियत से अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी होती थी स्टेट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो क्लर्जी वर्ग था, जो क्लर्जी ग्रुप था, मीन्स पादरी वर्ग जो था, क्या काम था उसका? तो उसका काम था चर्च के विशेष कार्यों को करना। चर्च में जो स्पेशल कुछ वर्क होते थे उनको करना, ये क्लर्जी मैन का काम था। सो नेक्स्ट है सीधे राज्य को दिया जाने वाला कर। अभी मैंने आपसे बात किया कि जो चर्च को दिया जाता था वो टाइल था, और जो स्टेट को दिया जाता था वो था टाइल या टीले। प्रत्यक्ष कर होता था, डायरेक्ट दिया जाता था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जीवित रहने का साधन खतरे में हो, जब जीवित रहने का साधन खतरे में हो तो ऐसी स्थिति क्या कहते हैं? जीविका संकट कहते हैं। अगला है फ्रांसीसी उपनिवेश से दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? बिल्कुल याद रखिएगा, जो फ्रेंच कॉलोनी थी तो वहाँ से जो एक तरीके से दास प्रथा थी, दास प्रथा होती थी क्या? ज़बरदस्ती लोगों को खरीद फरोख्त करना। पहले के टाइम पे लोगों का, मानव की खरीद फरोख्त चलती थी, उसी को दास प्रथा कहते थे। तो उसका इरेडिकेशन कब हुआ? इरेडिकेशन हुआ 1848 में। सो फ्रेंड्स
17 नंबर है कि फ्रांस के महान सेनापति नेपोलियन कब फ्रांस का सम्राट बना। तो अभी हमने देखा था बुलेट पॉइंट में, और यहाँ पे हमने फिर से क्वेश्चन के तौर पे देखा कि 1804 में जो नेपोलियन था वो फ्रेंच का सम्राट बना। सो अगला क्वेश्चन है वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन कब लड़ा, तो 1815 में, और इसको फिर एक आइलैंड में छोड़ दिया गया था। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, शॉर्ट टाइप एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, और इसमें जो है ये अगर शॉर्ट टाइप पूछेगा तो 3 नंबर का रहेगा, और अगर लॉन्ग टाइप है तो 5 नंबर का रहेगा। अब इसमें इस क्वेश्चन को बताने का मतलब ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है इस टाइप का, तो क्या क्या टॉपिक, क्या क्या पॉइंट आप उसमें डालेंगे, इसी वजह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे बताया गया है। और इसमें बिल्कुल आपको टू द पॉइंट मीन्स एकदम टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के सारे आंसर को बताया गया है। अब जैसे क्वेश्चन ये आपके सामने लिखा हुआ ही है कि लुई 16 के राज्यारोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी। आपसे क्वेश्चन ये आ गया। अब आप बुलेट पॉइंट अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल बिल्कुल घबराएंगे नहीं, वहाँ पे बहुत ही अच्छा नंबर आपको मिलने वाला है। क्या है, आप बोल देंगे कि राजकोषीय का खाली होना। जो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन एक बार और आप ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में ही आंसर है। अगर आप अच्छे से क्वेश्चन देख लिए तो आंसर आपके दिमाग में आना ही है। जैसे कि लुई 16 के राज्यारोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी। जब लुई 16 राजा बना तो फ्रेंच की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी, व्हाट वाज द इकोनॉमिक सिचुएशन दैट टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। जब फ्रांस की जब क्रांति हो रही थी उस टाइम पे फ्रांस की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी थी। तो आप देखेंगे पहला कि राजकोष का खाली होना। जब लुई 16 किंग बना तो उस टाइम पे उसका जो कोष है, फंड था ही नहीं फ्रांस के पास। अगला है कि युद्ध के कारण वित्तीय संसाधनों का नष्ट होना। अब देखो, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं जो फ्रांस और इंग्लैंड ये लड़ रहे थे, अपने कॉलोनी को ये हर जगह बना रहे थे इंग्लैंड और फ्रांस, और इसीलिए इनकी लड़ाई होती थी। और इसी लड़ाई में इनका बहुत खर्चा होता था, काफ़ी एक्सपेंडिचर इनका बढ़ गया था। और उसी सिचुएशन में जब ये लड़ रहे हैं तो इनका जो फंड है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। और जब फंड कम हो जाएगा आपके अपने ही देश में, जैसे ही फंड कम होगा तो वहाँ के लोगों की कहीं ना कहीं जो डेली रूटीन है वो तो अफेक्ट होगी। और उस सिचुएशन से जब लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी से गुजरना पड़ेगा तो उस टाइम पे क्या होगा, लोग बगावत करेंगे। और बगावत करेंगे तो किसके खिलाफ, अपने स्टेट के खिलाफ, और स्टेट पे जो है वो उसको भुगतना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि इतना इन्होंने अमेरिका में ये युद्ध, अमेरिका में जो है तो ब्रिटेन और फ्रांस लड़ रहे थे, और फ्रांस अमेरिका को जिताने के लिए जो है अपनी सारी पावर, अपना सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहा था। इससे फ्रांस में दिक्कत हो गई, इस वजह से फंड कम पड़ गया, वहाँ पे फंड ही नहीं है वहाँ पे। तो इसलिए जो है वहाँ के वित्तीय संसाधन क्या हो गए, नष्ट हो गए। तो लोग भड़क गए उससे। और दूसरी चीज़ है कि फ्रांस में जो है शान शौकत में बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता था। महल बहुत महंगे महंगे बनवाए जाते थे, राजा बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनते थे, रानी बहुत महंगे महंगे, पता नहीं कितने पैलेस बनवाए जाते थे, हीरे सोने चांदी जवाहरात से जड़े हुए पैलेस बनवाए जाते थे, जिस वजह से जो है वहाँ पे फिजूल खर्ची बहुत बढ़ गई। और अगला है कि 10 अरब लीने से अधिक का कर्ज था, कर्ज भी बहुत ज़्यादा हो गया। सरकार की कर्जदाताओं की ब्याज बहुत ज़्यादा, आप कर्ज लिए हैं तो उसमें ब्याज भी बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। सो इस सिचुएशन में फ्रेंच की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ही वीक थी। और जब किसी भी स्टेट की इतनी पुअर सिचुएशन रहेगी तो सीधी सी बात है, वॉर होना बिल्कुल अवश्यंभावी हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे स्टेट की व्याख्या करो। क्या है, थर्ड स्टेट की आपको बताना है, थर्ड स्टेट के बारे में। तो थर्ड स्टेट जो था वो कहीं ना कहीं साधारण या सामान्य लोग थे थर्ड स्टेट के, और वो राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे उनको। जो फर्स्ट स्टेट था, जो सेकेंड स्टेट था, उनको काफ़ी ज़्यादा पावर मिली हुई थी, टैक्स उनको नहीं देना पड़ता था, और उसके साथ उनको फैसिलिटी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ पे थर्ड स्टेट में सिंपल मैन थे, बिल्कुल जनरल, उनको कोई ना कोई खर्च ना उनका सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो था वो लेबर की तरह था, मतलब वो काम ज़्यादा करते थे, टैक्स उन्हीं को देना पड़ता था, सारा एक तरीके से जिम्मेदारी उनको वहन करनी पड़ती थी। पर मज़ा फर्स्ट और सेकेंड स्टेट वाले लेते थे। और ये सिचुएशन फ्रांस में थी, और फ्रांस में इसीलिए रेवोल्यूशन हुआ। तो राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, और फ्रांस की क्रांति में विशेषाधिकार वर्ग का विरोध।
अगला प्रश्न है, तो इसमें हमने देखा कि तीसरे स्टेट की व्याख्या करना था, तो आप लिखेंगे साधारण वर्ग था तीसरा स्टेट, राजनीतिक अधिकार साधारण वर्ग को नहीं मिले थे तीसरे स्टेट को, और फ्रांस की क्रांति में विशेषाधिकार का विरोध। और वो लोग इसीलिए फ्रांस की क्रांति में जो एक तरीके से स्पेशल पावर मिली हुई थी, स्पेशल राइट मिले हुए थे फर्स्ट और सेकंड स्टेट को, उसका ये लोग कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट में थे और विरोध कर रहे थे उसका। अगला है क्वेश्चन थर्ड, क्या है, 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने क्या आदेश पारित किए। एक मिनट फ्रेंड्स, तो हमने क्वेश्चन किया कि 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने क्या आदेश पारित किए, तो इसका आंसर हो जाएगा जो एक तरीके से सामंती व्यवस्था थी वो ख़त्म हुई। जब 1789 को 4 अगस्त नेशनल असेंबली ने अपना रेजोल्यूशन पास किया, आदेश पारित किया, तो उसमें सामंती व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया। कहीं ना कहीं बहुत शोषण हो रहा था और पादरी वर्ग के अधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया और धार्मिक कर समाप्त कर दिए गए। जो क्लर्जी ग्रुप था उसको कहीं ना कहीं अधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। उनको जो भी राइट्स थे, स्पेशल प्रोविजंस जो उनके लिए दिए गए थे, उनको छोड़ देने के लिए कहा गया। अगला है प्रश्न कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी वहाँ पे वीमेन लाइफ कैसी थी, महिलाओं का जीवन कैसा था फ्रेंच सोसाइटी में, महिलाओं का, वीमेन का लाइफ कैसी थी। तो पहला है कि जीविका निर्वाह के लिए काम, उनको घर में काम करना रहता था, बाज़ारों में सामान बेचना रहता था, संपन्न घरों में नौकरी करनी रहती थी, और संपन्न घरों में नौकरी और अपने परिवार का पालन पोषण, और मजदूरी पुरुषों से कम मिलती थी, इनको मजदूरी पुरुषों से कम मिलती थी। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत कैसे की, महिलाओं का कुल मिला के क्या रोल रहा, व्हाट वाज द रोल ऑफ वीमेन इन फ्रेंच रेवोल्यूशन और फ्रेंच सोसाइटी, क्या रोल था महिलाओं का। तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक क्लबों और अखबारों की शुरुआत कहीं ना कहीं इन्होंने की, और पुरुषों जैसे समान अधिकार प्राप्त हों, असेंबली के लिए चुने जाने के और राजनीतिक पदों की मांग। इन्होंने जो वीमेन थी वो राजनीतिक क्लबों और अखबारों की शुरुआत किया, इन्होंने पुरुषों जैसे समान अधिकार इनको प्राप्त हो, इसलिए इन्होंने अपने इन सब चीज़ों की मांग की, और असेंबली के लिए चुने जाने और राजनीतिक पदों की मांग। हालांकि जो वोटिंग राइट था वो फ्रेंच वीमेन को कहीं ना कहीं जाके 1948 समथिंग में दिया गया, बहुत लेट वहाँ पे, लेकिन हमारे यहाँ तो जब हमें फ्रीडम मिली, जब हम आज़ाद हुए, तो हमारे यहाँ उसी टाइम पे वीमेन को वोटिंग राइट मिल गया था। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन था, हु वॉज द मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब, जैकोबिन क्लब का कौन सदस्य था। तो समाज का कम समृद्ध हिस्सा वो जैकोबिन क्लब का सदस्य था, दुकानदार और कारीगर जो थे वो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे, और घड़ी साज जो घड़ी बना रहे हैं, दिहाड़ी मजदूर जो डेली वेजेस वाले वर्कर हैं, वो कहीं ना कहीं जैकोबिन क्लब के मेंबर थे, और ये बहुत बड़ा तबका था वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, अगला है कि दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फ्रांसीसी, हर एक रेवोल्यूशन का, हर एक इवेंट का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। जैसे आप में बहुत छोटा सा एग्जांपल, अभी रिसेंट में कोरोना वायरस इतना बड़ा पेंडेमिक था, और ये कहीं ना कहीं एक मैसेज देता है, हर एक चीज़ का कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट, एक इवेंट का इम्पैक्ट पड़ता ही है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो कोरोना वायरस का जो इतना बड़ा पेंडेमिक आया, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे कहीं ना कहीं कैश का फ्लो, जैसे डिमोनेटाइजेशन यानी जो विमुद्रीकरण, नोट जो बंद हुई थी 1500 की, उसकी वजह से भी इम्पैक्ट पड़ा। हम लोग कहीं ना कहीं कैश जो हम लोग ज़्यादा फ्लो कर रहे थे मार्केट में, वो हम डिजिटल ट्रांजैक्शन पे ज़्यादा फोर्स किए। हर एक चीज़ का अपने आप में इम्पैक्ट है फ्रेंड्स। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कि दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत दी, क्या इम्पैक्ट पड़ा। अगर ये पूछा जाए फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो स्वतंत्रता का विचार आया। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था, दासों की बहुत ज़्यादा खरीद फरोख्त हो रही थी, लोगों को खरीद फरोख्त, महिलाओं को, वीमेंस को कोई राइट्स नहीं थे।
समानता का सिद्धांत लाया गया। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई क्लास नहीं, बंधुत्व की भावना, कहीं ना कहीं फ्रेटर्निटी पे जोर दिया गया। और वहाँ के 3 आदर्श वाक्य भी थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और ऐसे करके वर्ड थे। प्रजातांत्रिक विचार एक तरीके से कहीं न कहीं जो डेमोक्रेटिक आइडियाज़ थे वो वहाँ से निकल के आए फ्रेंच रेवोल्यूशन से, और जो सामंतवाद था उसका कहीं ना कहीं अंत हुआ। तो एक बार और देखिए कि स्वतंत्रता का विचार आया, समानता का विचार आया, सिद्धांत आया, बंधुत्व की भावना आई और सामंतवाद का अंत हुआ, प्रजातांत्रिक विचार आया। ये कहीं ना कहीं विरासत के रूप में फ्रेंच रेवोल्यूशन ने सिखाया पूरे वर्ल्ड को, और वहाँ से कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत दूर दूर तक फैली। फिर अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है, क्या कारण थे जिसकी वजह से नेपोलियन का इमरजेंस हुआ। तो वो था 1799 में डायरेक्टरी शासन का अंत करके वह फ्रांस का प्रथम काउंसिल बन गया, और 1793 to 96 के मध्य पश्चिमी यूरोप पर विजय, सत्ता पर कब्जे के बाद खोए हुए भूखंड पुनः वापस पाने के लिए ऑस्ट्रिया, प्रसा और रूस को परास्त किया, और समुद्र के ऊपर ब्रिटिश नौसेना पर फ्रांसीसी अपना प्रभुत्व कायम नहीं कर सके। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है, तो बिल्कुल जानिए यहाँ पे कि 1799 में डायरेक्टरी के शासन के अंत करके फ्रांस का प्रथम काउंसिल बन गया। कौन? नेपोलियन बना। और 1793 to 96 मध्य पश्चिमी यूरोप पर विजय हुई। उसके बाद सत्ता पर कब्जे के बाद खोए हुए भूखंड पर पुनः वापस ले लिए गए। ऑस्ट्रिया, प्रसा और रूस को परास्त किया गया। समुद्र के ऊपर ब्रिटिश नौसेना पर फ्रांसीसी अपना प्रभुत्व कायम नहीं कर सके। कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश नौसेना थी, ब्रिटिश रॉयल नेवी, कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी नेवी थी, बहुत ही अच्छी नेवी है इनका, बहुत ज़्यादा नेवी पे कमांड रहा है। इनको फ्रांस ने टक्कर तो देना चाहा लेकिन कभी इनको डिफीट नहीं करा पाए, और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो ब्रिटेन रहा है वो पूरे वर्ल्ड पे राज किया है अपने नेवी की वजह से। सो 9th नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों का क्या योगदान था, इसको वर्णन करना है। तो आप लिखेंगे 9th नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों के योगदान का वर्णन करना है। उन्होंने क्रांति को विचार प्रदान किया, पहला। फिर है फ्रांस के लोगों को अधिकारों के लिए लड़ने हेतु प्रेरित किया। अगला है कि फ्रांस के अधिकारों को चुनौती दिया। जॉन लॉक ने राजा के दैवीय शक्ति को नकार दिया। जो जॉन लॉक थे, राजा के जो दैवीय शक्ति थी कि ये भगवान के दूत हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने इस चीज़ को दूर किया जॉन लॉक ने। रूसो ने लोगों और प्रतिनिधियों के बीच सामाजिक करार पर आधारित सरकार का विचार सामने रखा। दार्शनिकों ने अपने विचारों को अखबारों द्वारा जनसाधारण तक पहुंचाया। ये सब दार्शनिकों का योगदान था। क्या क्या था आप एक बार और देख लीजिए कि उन्होंने क्रांति को विचार प्रदान किया, क्योंकि जो फिलोसफर थे वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को फैलाने का काम कर रहे थे, और फ्रांस ने लोगों को अधिकारों के लिए लड़ने हेतु प्रेरित किया। कहीं ना कहीं ये चीज़ें, जब इतना ज़्यादा शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है सोसाइटी में, तो आवाज़ तो उठेगी, और उस आवाज़ को उठना तो सही है लेकिन उसको दूर तक पहुंचाने का, उसको लोगों तक पहुंचाने का काम कहीं ना कहीं फिलोसफर ने किया। सम्राट के अधिकारों को चुनौती दिया। भाई जो पढ़ा लिखा रहेगा वो, जैसे गांधी जी थे, शोषण तो सबका हो रहा था लेकिन सबकी आवाज़ कहीं ना कहीं गांधी जी एक यूनिटी के रूप में देखे गए अपने देश में। तो वैसे ही सम्राट के अधिकारों को चुनौती दी गई। जॉन लॉक हैं, इन्होंने दैवी शक्ति के, जो राजा को कहते हैं कि दैवी शक्ति के अनुसार ये भगवान के मसीहा के तौर पे राजा को देखा जा रहा था, तो बिल्कुल इस चीज़ को इन्होंने कहीं ना कहीं डिनाई कर दिया। और रूसों ने लोगों और प्रतिनिधियों के बीच सामाजिक करार पर, रूसों की एक रचना है ना, रूसों को हमने देखा था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट उनकी है, तो देखिए सामाजिक करार, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित सरकार का विचार सामने रखा। तो दार्शनिकों ने अपने विचारों को अखबारों द्वारा जनसाधारण तक पहुंचाया। अगला 10th नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 1791 में फ्रेंच में बनाए गए कानून की 3 जो विशेषताएं हैं वो बताना है। राजा की शक्तियों को समाप्त कर दिया गया। जब वहाँ का कानून बना 1791 में, तो राजा की शक्ति को समाप्त कर दिया गया। फ्रांस संवैधानिक गणतंत्र बन गया। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा हो गया। नेशनल असेंबली को कानून बनाने का अधिकार मिल गया, और 25 साल से ऊपर सभी पुरुषों को वोट डालने का अधिकार, जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं था।
अभी 25 साल से ऊपर कहा किया गया है, उनको वोट डालने का अधिकार था। अगला है फ्रांस में क्रांतिकारी विरोध की शुरुआत कैसे हुई, और अब ये काफ़ी बड़े क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो अभी इतना ही करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें विद्यावाणी चैनल को, और ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरीके से और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको और भी सब्जेक्ट आपके सामने लाते रहेंगे। सो थैंक्स टू लिसनिंग, थैंक्स टू वॉचिंग विद्यावाणी चैनल, थैंक्स टू ऑल।